हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं? कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आज हम लिक्विड सेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th का टॉपिक है ये। सेट्स और मैटर में क्लास 11th में हमें गैसेस स्टेट पढ़नी है और लिक्विड स्टेट पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लिक्विड स्टेट में प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं लिक्विड्स की। ऊपर लिखा हुआ है वो पे, दैट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस पे टेंशन, दैट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन। और वो सरफेस पे टेंशन कैसे है वो पढ़ना है, ठीक है। तो अगर पूछे व्हाट इज सरफेस टेंशन, तो आप बोलना लिक्विड के सरफेस पे कुछ टेंशन है। टेंशन तो सबको पता है ना, सबको होती है आजकल। तो लिक्विड के जो सरफेस पे टेंशन है दैट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि वो सरफेस पे टेंशन आई कैसे, ठीक है। तो पहले बेसिक बात समझ लेते हैं। देखो बेटा, क्या ये लिक्विड है, ठीक है। ये बीकर के अंदर लिक्विड रखा हुआ है। तो दो बातें हैं। सपोज पानी रखा हुआ है, चलो मैं अभी स्ट्रेट ही बना बाद में इसको सीखिए, ऐसे बनाया मैंने। अब मैं इसमें दो मॉलिक्यूल लेता हूँ। एक ये मॉलिक्यूल जो बल्क मतलब लिक्विड के सरफेस के अंदर, और एक वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कौन है? द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क। और ये कौन है? द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सरफेस, ठीक है। अब पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। जो हमने टर्म लिखी है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन जो है वो दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन अ लिक्विड। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ठीक है बच्चों। ये जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ये किसकी वजह से है? सारा डीएमएस का है। अगर इस पे आपने फोकस कर लिया, सरफेस टेंशन का एक एक क्वेश्चन जितने भी कंसेप्चुअल आपने सब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज तो अब मैंने बोला, अब इस चीज को हम कैसे लगाएंगे? देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल बल्क में है उसके इधर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, 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 इधर भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अब ये वाला मॉलिक्यूल इस बल्क वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला ऑपोजिट अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला इधर से अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है उसमें चारों तरफ से नेट अट्रैक्टिव फोर्स है। इसमें क्या है? हम बोलेंगे नेट अट्रैक्टिव फोर्स 0 हो गया। 0 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया इधर से जो खींच रहा है, जितना फोर्स इस पे इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है, और जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से लग रहा है। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स 0 हो गया। तो इस वाले मॉलिक्यूल को जो बल्क में है उसको कुछ फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी क्या होगा? इसका क्या होगा? इसकी होगी लेस एनर्जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल अट्रैक्टिव फोर्स 0 है और एनर्जी कम। तो आप लोगों को इतना तो सबको पता है बच्चों, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हम इसको बोलेंगे मोर स्टेबल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? द मॉलिक्यूल जो कि बल्क में प्रेजेंट है उसमें उस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से लिक्विड के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से उस मॉलिक्यूल पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स 0 हो जाता है। अब क्योंकि नेट अट्रैक्टिव फोर्स 0 हो गया, हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई, और क्योंकि इसकी एनर्जी कम है तो ये स्टेबल जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो मॉलिक्यूल है ये कहां पे है? टॉपमोस्ट लेयर पे, टॉप लेयर पे, ठीक है। इस पे क्या लगेगा? फील डाउनवर्ड फोर्स। क्या लगेगा? डाउनवर्ड फोर्स। क्योंकि बेटा देखो, इसके ऊपर तो लिक्विड के मॉलिक्यूल है नहीं, सिर्फ नीचे की तरफ मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल है। तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल का लगेगा जैसे मुझे कोई पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है।
तो अब जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, सपोज ये सरफेस का मॉलिक्यूल, ये सरफेस की लेयर है, यहाँ मॉलिक्यूल 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 है, तो इसको भी नीचे खींचा जाएगा, इन सबको नीचे खींचा जाएगा। समझ में आया? तो सरफेस को क्या लगेगा कि सारे के सारे मुझे जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस में है उनको लगेगा, उनके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से ये जो सरफेस है ये ऐसा नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ। देखो ये स्ट्रेट लाइन थी, सरफेस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। समझ में आया? यहाँ तक आया? अब हम बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल, अब इस पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगा, ठीक है, तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी को बल्क वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से कंपेयर करूं, तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, ये होगा लेस स्टेबल, क्योंकि इसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, मोर एनर्जी। पर यहां पर सुनना है, अब हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को अगर मैं बोलूं व्हाट इज सरफेस टेंशन, अब बोलो सरफेस टेंशन क्या है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो नेट डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे नेट डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स, सरफेस टेंशन को क्या बोलेंगे, इट इज द मेजर ऑफ इनवर्ड फोर्स, मेजर ऑफ इनवर्ड फोर्स। ठीक है, कहां पे लग रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, कहां लग रहा है, सरफेस पे, कहां पे, लिक्विड के। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सरफेस खिंच जाएगा, तो क्या होगा, इतना सरफेस एरिया कम हो गया, नहीं हो गया भाई। अगर नीचे की तरफ, ऊपर वाली लेयर पे नीचे की तरफ नेट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से जो सरफेस वाली लेयर है वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह, मतलब खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, और उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो हम सरफेस टेंशन को क्या बोलेंगे कि ये वो मेजर है इनवर्ड फोर्स का जो कि सरफेस पे लग रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, विच टेंड्स टू कीप द सरफेस एरिया। ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को, लिक्विड को क्या कर रहा है, सरफेस एरिया किसका, ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मेजर ऑफ इनवर्ड फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हिच टेंड्स टू कीप द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड टू अ मिनिमम, टू अ मिनिमम, है ना बच्चों। तो क्या हुआ, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स था इसकी वजह से जो टॉप मोस्ट वाली लेयर थी वो नीचे आ गई, आ गई, होनी क्या चाहिए थी, ये डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स ना होते तो ये ऐसा होता, स्ट्रेट लाइन होती, पर अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से ये बेंड हो गई नीचे की तरफ। समझ में आया? तो इसकी वजह से इतना सरफेस एरिया कम हो गया। तो सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस एरिया को कम करता है टू अ मिनिमम। दिमाग में आ गई, तो मेरे ख्याल से सरफेस टेंशन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलो बच्चों, हाँ या नहीं, आगे आ गया। अब देखो क्या, अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा एक लाइन और बोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आया बच्चों, यहाँ तक कोई इशू, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ठीक है, अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, यूनिट की बात करूँ, तो इन सीजीएस सिस्टम इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डाइंस फोर्स, डाइंस में लग रहा है पर सेंटीमीटर। भैया फोर्स है ना, फोर्स जो इस टॉप मोस्ट लेयर पे फोर्स लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना फोर्स लगेगा। अगर हम फोर्स को टाइम्स में मेजर करें तो यूनिट हो जाएगी टाइम्स नॉट सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एसआई यूनिट, एसआई में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में, 1 डाइंस पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर। चलो आगे बात समझ में आ गई, यहाँ से कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब दो चीजें हमें नोट करनी है अभी सरफेस टेंशन में, है ना। सरफेस टेंशन समझ में आया, पक्का 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 पक्का। अब आगे चले,
ठीक है, अब मेरे पास है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। देखो बेटा, मैंने बोला सारा का सारा गेम सरफेस एक ही चीज का है। सरफेस टेंशन अगर सीखना है तो एक ही चीज समझनी पड़ेगी और वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्योंकि देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो सरफेस बिहेव कर रहा है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह और सरफेस एरिया को कम कर रहा है, अगर इंटर मॉलिक्यूल, तो किसकी वजह से भाई? नीचे की तरफ में डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसमें? लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से सरफेस जो है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है और उसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो सरफेस टेंशन किसकी वजह से है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। और उसका काम क्या है? सरफेस एरिया को कम करना। याद तक आ गया? याद तक आ गया? तो पहली बात जो फैक्टर्स है, पहला फैक्टर है सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन that is directly proportional to intermolecular force। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं वाटर है मेरे पास, इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है और ईथर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो किसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी? वाटर की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। और किसकी कम होगी? ईथर की कम होगी। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना नीचे की तरफ लिक्विड को स्ट्रांगली खींचेगा और इसकी वजह से उतना सरफेस टेंशन ज्यादा। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है सरफेस टेंशन, एसटी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सरफेस टेंशन को एसटी लिख दो, बार-बार सरफेस टेंशन इतना लंबा कॉल लिखना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सारा गेम इसका है, टेम्परेचर कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा, तो सरफेस टेंशन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। याद आ गया? तीसरी बात, और कोई फैक्टर है? आपको कोई और फैक्टर आता है? ठीक है, बोलो बोलो बोलो। सरफेस टेंशन किसके डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बोलो। और कोई फैक्टर? जल्दी बोलिए बच्चों, आपका वेट कर रहा हूं मैं। बोलो बोलो बोलो, और कोई फैक्टर? चलो मैं बताता हूं। सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडिशन ऑफ केमिकल्स। एडिशन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या अब तक समझ में आ गया? इसको हटाऊं, अब थोड़ा सा मैं बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखो, वाटर है, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर। केमिकल्स कौन कौन से? पहले इसको देख लेते हैं। केमिकल्स कौन कौन से? सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, अल्कोहल हो गया, कैम्फर हो गया। अगर आप इन सबको डालोगे तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। नाउ क्यों? देखो, वाटर के बीच में क्या है? H2O, HOH, HOH। ये जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और सरफेस टेंशन जो है इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही है। ठीक है, अब अगर आपने ये केमिकल सब्सटेंस डाल दिया तो ये क्या करेंगे? वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा जब आप इन सब्सटेंस को पानी में डालेंगे तो वाटर फोर्सेस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो वाटर के अंदर है वो वीक हो जाएंगे। और मैंने बोला कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो सरफेस टेंशन ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम तो सरफेस टेंशन कम। तो इफ यू आर एडिंग these chemicals to water, it means you are decreasing the intermolecular forces in water and it means you are decreasing the surface tension in water। तो एक टॉपिक समझ में आ गया? मेरे ख्याल से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगले टॉपिक पे आते हैं।
सरफेस टेंशन का ही पार्ट है, दैट इज द सरफेस एनर्जी। ठीक है बेटा, किस पे आते हैं? सरफेस एनर्जी पे। चलो बच्चों, अब आते हैं हम सरफेस एनर्जी के ऊपर। सरफेस एनर्जी के ऊपर भाई क्या है सरफेस एनर्जी? चलो देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, अभी आपने सरफेस टेंशन पढ़ा, ठीक है? चलो मैं इसको इधर सुनाता हूं। अभी आपने सरफेस टेंशन पढ़ा, सरफेस टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड का सरफेस है इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसा बिहेव कर रहा है। होना कैसे चाहिए था? होना ऐसा चाहिए था, ये होना चाहिए था, पर है कैसा? ऐसा। ठीक है, अब हमने बोला कि यार सरफेस टेंशन की वजह, सरफेस टेंशन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच हो गई और सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है, अब मैंने बोला मुझे इसको वापस इसी फॉर्म में लाना। क्या बोला? ये जो सरफेस है, जो खींची हुई मेम्ब्रेन, खींची नीचे की तरफ खींच रखी ना मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव कर रहा है, इसको वापस मुझे इसी तरह से लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो जो सरफेस टेंशन नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना सरफेस टेंशन, तो वो जो नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मुझे उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। एक बार फिर, सरफेस टेंशन की वजह से जो मेम्ब्रेन है लिक्विड की, इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वो नीचे की तरफ खींच जाती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे वापस सरफेस एरिया जो कम हुआ उसको वापस उसी फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में वो होता अगर सरफेस टेंशन नहीं होती, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते। मैंने आपको पहले बोला सारा गेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सरफेस टेंशन जो नीचे की तरफ लग रहा है उसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ काम करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज सरफेस एनर्जी, एसई लिखा होगा सरफेस एनर्जी को, व्हाट इज सरफेस एनर्जी? बोलो, आप बोलो, आपको समझ में आ गया होगा, आप बोलो। तो हम बोलेंगे द वर्क इन अर्ब्स। ठीक है, क्योंकि यूनिट भी डिसाइड करनी है ना बेटा इसकी। द वर्क इन अर्ब्स रिक्वायर्ड टू बी डन, ठीक है, टू इंक्रीज और एक्सटेंड द सरफेस एरिया of the liquid by 1 square centimeter is called surface energy। आगे समझ में? वो वर्क जो मुझे करना पड़ेगा अगेंस्ट सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या करता है? सरफेस एरिया को डिक्रीज करता है। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं कि हमें इसके अगेंस्ट काम करना है। तो सरफेस टेंशन क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को डिक्रीज कर रहा है। हमें क्या करना है? वर्क करना है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो वो वर्क अर्ब्स में याद रखना जो हम करेंगे या जो हमें करना पड़ेगा ताकि हम सरफेस एरिया को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ा सकें, उस वर्क डन को बोलेंगे सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं यूनिट बोलूं इसकी, तो यूनिट क्या हो गया? ये हो गया अर्ब्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर मैं एसआई यूनिट निकालूं तो न्यूटन पर मीटर इन एसआई यूनिट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, सॉरी, जूल्स पर स्क्वायर मीटर, जूल पर स्क्वायर मीटर इन एसआई। एनर्जी है ना बेटा, फोर्स नहीं है, एनर्जी। ठीक है, सरफेस एनर्जी वर्क डन है ना, वर्क डन तो जूल में होगा ना, जूल पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, और के इसमें एसआई यूनिट। ठीक है, अब बोला इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, आगे चले। अब देखो सरफेस एनर्जी की हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना बेटा, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। तो जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है। अगर हम हर एक टॉपिक को एक्सपांड करने लगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आगे जाके ना। ठीक है, अब देखो मेजरमेंट है, इसके 4 तरह के मेजरमेंट जैसे हाउ टू मेजर द सरफेस टेंशन। अब वो फिलहाल नीट के जेईई के सिलेबस में नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप पढ़ते हो तो उसमें है मेजरमेंट्स। तो आपको नहीं जाना, कोई फायदा नहीं वहाँ जाके, अननेसेसरी पढ़ के फायदा नहीं।
जितना सिलेबस में उतना पढ़ो, पर ढंग से पढ़ो, ठीक है बच्चे। आगे चले, अब हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? स्फेरिकल शेप ऑफ SPA, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या पहली बात तो मैं बता दूं कि आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर कौन कौन सी है? स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, जितनी भी आपकी स्फेरिकल शेप है, सॉरी जितनी भी आपकी 3 डायमेंशनल शेप है, उसमें स्फीयर के पास एक मिनिमम सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो पहली बात एक नोट लिख लो, नोट क्या है? स्फीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया। स्फीयर का क्या है? स्फीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, सपोज मैंने एक बड़ी सी ड्रॉपलेट बनाई, यहाँ पे मॉलिक्यूल, 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 बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे, एक ड्रॉपलेट में पता नहीं कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो अब क्या होगा, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, इसको सबको अंदर की तरफ, अट्रैक्टिव सरफेस टेंशन किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से। तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे, इनमें अंदर की तरफ नेट डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो शेप क्या जाएगी? स्फीयर की। तो हम ये बोलते हैं सरफेस टेंशन सरफेस एरिया को कम करता है, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स, मरकरी के ग्लोब्यूल्स, मरकरी थर्मामीटर में होता है, थर्मामीटर तोड़ो और उसको नीचे गिरा दो मरकरी को, तो सबके सब ग्लोब्यूल्स जो मरकरी के होंगे वो स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि स्फीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपने पढ़ी, दैट इज स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन व्हिच इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सारा गेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का है। तो मेरे ख्याल से आगे समझ में आ गया होगा। आगे चले, थोड़ा सा आगे चले, इसको हटा दो, ठीक है। अब एक आता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? बोलो, ठीक है। कैपिलरी एक्शन को बोलते हैं कि टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, ठीक है, क्या करने की? टू राइज इन अ स्मॉल ओपनिंग, ठीक है। अब देखो क्या, ध्यान से सुनना, मैंने 2 बीकर लिए, एक में रखा वाटर, एक में रखा मरकरी, यहाँ है H2O और यहाँ है Hg मरकरी, दोनों में रख दी टेस्ट ट्यूब उल्टी करके, ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? वाटर राइज करेगा और वाटर का जो मिनिस्कस होगा ये ऐसा होगा, मिनिस्कस लेवल, ये उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मिनिस्कस, ठीक है। और मरकरी भी वो राइज करेगा ऊपर, और मरकरी जब राइज करेगा तो उसका मिनिस्कस आएगा ऐसा, ये बोलते हैं अपवर्ड, कॉनकेव कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड में अपवर्ड मिनिस्कस, ठीक है बेटा। डाउनवर्ड वाटर के केस में डाउनवर्ड, मरकरी के केस में अपवर्ड। तो इसके लिए आपको 2 चीजें सीखनी पड़ेगी, पहला कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। जैसे वाटर के बीच में कोहेसिव, मरकरी के बीच में कोहेसिव, ठीक है। दूसरा एडेसिव, ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम की जगह आ जाएगा डिफरेंट, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है? वाटर, और यहाँ पे क्या है? ग्लास। तो वाटर ग्लास के बीच में एडेसिव, मरकरी ग्लास के बीच में एडेसिव,
समझ में आया? जब आप पेंट करते हैं तो वहां पे कौन से फोर्सेस स्ट्रांग होनी चाहिए? एडहेसिव। नेरोलैक के ऐड में देखा होगा आपने टीवी में, उसमें एडहेसिव वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है? पेंट करते हैं तो कौन सा? एडहेसिव। कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। पेंट और सपोज आपका वॉल है, पेंट और वॉल के बीच में कौन से फोर्सेस? एडहेसिव। पेंट के बीच में कौन से? कोहेसिव। तो स्ट्रॉन्गर कौन से होनी चाहिए ताकि पेंट दीवार पे चिपके? दैट इज एडहेसिव। समझ में आ गया? अब देखो ऊपर एक बार, अगर मैंने बोला कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर, कोहेसिव फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर होंगे तो आएगा डाउनवर्ड, सॉरी कोहेसिव फोर्सेस अगर कोहेसिव क्या बोला था? सेम सब्सटेंस। कोहेसिव फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्गर होंगे तो आएगा अपवर्ड मेनिस्कस। और अगर मैंने बोला एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे तो आएगा डाउनवर्ड मेनिस्कस। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर का डाउनवर्ड मेनिस्कस क्यों है? क्योंकि वाटर ग्लास एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन वाटर कोहेसिव फोर्सेस। क्या बोला मैंने? दोबारा बोल रहा हूं, अगर एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे तो डाउनवर्ड और कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे तो अपवर्ड। तो वाटर के केस में डाउनवर्ड मेनिस्कस, तो क्या बोलेंगे? वाटर ग्लास एडहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। भाई ग्लास के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं ना, नीचे की तरफ खींच रहे हैं ना, इसकी वजह से डाउनवर्ड मेनिस्कस। और मरकरी में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। मरकरी कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन मरकरी ग्लास एडहेसिव फोर्सेस, इसकी वजह से अपवर्ड मेनिस्कस। मेरे ख्याल से दो चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है? एक स्फेरिकल शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स क्लियर हो गया और मेरे ख्याल से कैपिलरी एक्शन समझ में आ गया, ठीक है? अब एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? और वो क्या है? आपने देखा होगा तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वॉकिंग ऑफ इंसेक्ट्स। ये लास्ट है बस। इंसेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ छोटे छोटे जीव जंतु पानी की सरफेस पे चल लेते हैं। हमने बोला हाँ चल लेते हैं, ठीक है? तो क्यों? और डूबते नहीं है, कैसे चल लेते हैं? ठीक है? तो हम बोलते हैं ऐसा इसलिए होता है कि सरफेस टेंशन जो है वो वाटर की जो सरफेस होता है उसको इलास्टिक बनाती है। आपने देखा ना, ऐसे स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ ये बढ़ता है, ठीक है? तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो इसमें एक लाइन लिखनी है बस, दिस इज बिकॉज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है? क्या होगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन, सिंस सरफेस टेंशन makes the water surface to behave like a elastic membrane। ठीक है? क्योंकि सरफेस टेंशन क्या कर रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस वाटर की सरफेस लेयर है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए जैसे इंसेक्ट पैर रखता है वो नीचे खींच जाती है सरफेस टेंशन की वजह से, तब तक इंसेक्ट आगे निकल जाता है, ठीक है? तो आगे वाली लेयर नीचे खींच जाती है, तो उसकी वजह से इंसेक्ट कैन इजीली वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट गेट्स डाउन। तो बच्चों मेरी तरफ से सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस टेंशन, ये सारा खत्म कर दिया बेटा मैंने। होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट्स लिखिए, ठीक है? क्योंकि सारी केमिस्ट्री यूट्यूब पे आने वाली है, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।